नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसी के क्रम में ये एक और वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के जो हिस्ट्री के जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज वन लाइनर प्रश्न। इससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि ये जो PDF आप देख रहे हैं, ये अगर PDF आपको डाउनलोड करनी है तो आपको जाना पड़ेगा राजस्थान एग्जाम मंत्रा इस YouTube चैनल के किसी भी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहाँ पे आपको ये जो 6 से लेके 10 तक 12 तक के जो चैप्टर वाइज वन लाइनर प्रश्न है, इनका आपको लिंक मिल जाएगा PDF का। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इन प्रश्नों को कभी भी PDF के फॉर्म में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप RBSC की बुक्स जो सत्र 2019 की जो बुक्स हैं जो रीट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप 6 से 10 तक की SST की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, PDF के फॉर्म में मोबाइल में रख सकते हैं, है ना, और कभी भी जरूरत पड़ने पे देख सकते हैं। तथा आपकी जो राजस्थान जीके से संबंधित बुक है, हमारा राजस्थान, इसके अलावा 9-10 की जो बुक हैं कला संस्कृति इतिहास आदि से रिलेटेड, तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के फ्री स्टडी मटेरियल की हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बनी रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब ये जो क्लास 7 के जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है चैप्टर वाइज, हम इसको देखते हैं, इसके वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं। आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जो पहला चैप्टर है क्लास 7 का हिस्ट्री का, वो है बृहत्तर भारत। तो प्रश्नों को देखते हैं। भारत को विश्व गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में मिला? सम्राट हर्षवर्धन। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से हैं? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया। पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जम्बू द्वीप। भारत में कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया है? फायान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हेनसांग, जो आपको पता है हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। और एक और है इत्सिंग, ठीक है। अग्नि पुराण में वर्णित दीपांतर भारत का संबंध किससे है? दीपांतर भारत का संबंध है इंडोनेशिया से। भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? मलमल, छींट, रेशम, जरी के वस्त्र, नील, गर्म मसाले। ये सब चीजें जो है भारत निर्यात करता था, यानी बाहर भेजता था। भारत का पहला राजदूत जो चीन गया कौन था? वो था बोधि रुचि, जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ 693 ईस्वी में चीन गया था। और उसने जो भारत की जानकारी वहाँ पे दी थी और कि भारत की क्या है, मतलब कि कैसा है, और वहाँ से भी बहुत कुछ सीख के ये आए थे। भटार गुरु की मूर्ति कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिली है? जावा से मिली है। जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवाद लिए गए हैं? व्यंग्य नाटक। जावा का एक नाटक है, तो वहाँ पे जो है उसके जो संवाद है वो रामायण महाभारत से मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि रामायण महाभारत से वहाँ के संवाद लिए गए, मतलब कि अपना जो भारत है उसका प्रभाव जावा तक था, आप ये समझ सकते हैं। बोरोबुदुर वो लोरो जगरंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा में। अंगरकोट वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कम्बुज, कंबोडिया में। आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? बर्मा में। चंपा से कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? 100 अभिलेख मिले हैं। ये चंपा जो वर्तमान में किस देश के रूप में जाना जाता है, आपको जानकारी हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में जानकारी दें। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बृहत्तर भारत। प्राचीन काल में जो देश जो भारत से जुड़े हुए थे, जिनके अंदर भारतीय संस्कृति फैली, उस बारे में है ये। और बहुत से जो दक्षिण एशियाई देश हैं, जैसे कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, जावा है, ये तो इनके जो प्राचीन नाम भी इस चैप्टर में आएंगे, है ना। तो चंपा किस देश का प्राचीन नाम था, ये आपको बताना है। अगला चैप्टर है हर्षकालीन और बाद का भारत। गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना कहाँ पर की थी? थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को। प्रभाकर वर्धन जो इनके पिता थे हर्षवर्धन के, इन्होंने थानेश्वर को बनाया था। प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई जो गद्दी पे बैठे थे और उनकी भी मृत्यु हो गई थी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद जो हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित
विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हेनसांग को। और ये 23वें धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त किया था। हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहाँ पे करता था? प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद करता था और यहाँ पे अपनी सारी संपत्ति को दान कर देता था, आपको पता है। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए किस उपमा का प्रयोग किया गया है? महाराज धीराज। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया था? बाणभट्ट व हरिदत्त। जयदेव नहीं है, आप भी देख लेना, जयदेव नहीं है। जयदेव जो है सेन वंश के टाइम पे सन 1100-1200 ईस्वी के आसपास में हुए थे, ठीक है। इन्होंने हर्षवर्धन का जो है हर्षवर्धन की कुछ बड़ाई वगैरह की थी अपने जो साहित्य वगैरह में, इसलिए यहाँ पे हो सकता है गलती से नाम दे दिया हो। बाकी जो हर्षवर्धन के जो दरबार में जो विद्वान थे वो बाणभट्ट व हरिदत्त थे। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये तीनों नाटक हैं जो हर्षवर्धन ने खुद ने लिखे हैं। हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? 3 प्रकार के करों का प्रावधान था, जिसमें से एक को भाग कहा जाता था, एक को हिरण्य कहा जाता था और एक को बलि कहा जाता था। भाग जो है ये एक प्रकार का भूमि करता पूछा जा सकता है, हिरण्य एक प्रकार का नगद करता, बलि एक प्रकार का अतिरिक्त करता। किसने नालंदा विश्वविद्यालय के 100 से अधिक गांव दान दिए ताकि नालंदा विश्वविद्यालय का जो भी व्यवस्था है चलती रहे, है ना? तो वो था हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? 8 महाविद्यालय। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक कौन कौन थे? कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद व अमोघ वर्ष। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था? ये थे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पल्लवों की अधीनता से चोल शासन को किसने मुक्त किया? विजयालय ने। पल्लवों की अधीनता से चोल शासन को किसने मुक्त किया? विजयालय ने। किस चोल शासक ने गंगकोंड की उपाधि धारण की थी? ये थे राजेंद्र प्रथम। उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गहड़वाल वंश का पतन किसके काल में हुआ? जयचंद के काल में। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? विग्रह राज। चौहान वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जो नॉर्मली हम जो पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ठीक है। गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बप्पा रावल। सिसोदिया वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप। महमूद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था? सोलंकी वंश के समय में। बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी हैं? हर्षचरित्र व कादंबरी। जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद। गीत गोविंद जो इनकी रचना है जयदेव की, उसमें इन्होंने हर्षवर्धन का जिक्र किया है ना। और ये हर्षवर्धन के समकालीन नहीं थे, है ना। राजस्थान व दिल्ली सल्तनत किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया व गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा? ये था मोहम्मद गजनवी। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। बताना है आपको किस किस के बीच में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से। नयनचंद्र सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? ये थे हमीर राव के दरबार में। नयनचंद्र सूरी की रचना बताइए। हमीर महाकाव्य, है ना। जोधराज की रचना का नाम हमीर रासो। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? 1296 में। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार कब हुआ? 1301 में। किस राजपूत शासक ने अपने 17 में से 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी? वो थे हमीर, रणथंभौर का शासक, है ना। रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? 1302 में। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। चित्तौड़ का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी, जो रतन सिंह की रानी थी, ये इनके नेतृत्व में पहला जौहर हुआ चित्तौड़ में 1303 में। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश किसने स्थापित किया? सरदार हमीर ने 1326 में। वीरमदेव किसका पुत्र था? कानड़ देव का। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर किसने जाती सुल्तान की सेना पर हमला किया? जालौर के शासक कानड़ देव की सेना ने। किस
शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा वह स्वयं नारी अस्मिता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये थे राव शेखा। राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? शेखावाटी। महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य व कुंभलगढ़ प्रशस्ति। किसका काल भारतीय कला का स्वर्णिम काल कहलाता है? महाराणा कुंभा का काल। महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों के निर्माण का उल्लेख मिलता है? 32 दुर्गों के निर्माण का। कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में है ना, जो चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है ना। चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर के लिए चर्चित है? कुंभलगढ़। अगला चैप्टर है राजस्थान के राजवंश व मुगल। दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? 1526 में बाबर ने। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूरी से दिल्ली का शासन छीनकर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ व अपने नाम के सिक्के चलवाए? हेमू या हेमचंद्र बोला जाता है इसको। इसको बाद में अकबर ने हराया था। विक्रमादित्य को किसने हराकर, ये विक्रमादित्य को किसने हराकर, यानी ये हेमू की बात हो रही है, किसने हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की थी? 1556 में अकबर में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में, ज्येष्ठ शुल्क 3 और विक्रम संवत 1597 97 में। ठीक है। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? वैजंता बाई सोनगरा। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का राज तिलक किस किले में हुआ? गोगुंदा में 32 वर्ष की आयु में। अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया था? राजा मानसिंह को। ये आमेर के राजा हुआ करते थे, है ना, जो मुगलों की सेवा में थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? रावत किशन दास ने, भीम सिंह डोडिया ने, रामदास मेड़तिया ने, रामशाह तंवर ने, झाला मानसिंह और झाला बीदा। ये अलग अलग है। और ये सोनगरा, ठीक है, देखना आप बुक्स में मिलेगा आपको ठीक से, है ना। प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा, भामाशाह आदि। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इससे हर बार प्रश्न डिटेल में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी प्रश्न आया था, शायद चंदावल या अहरावल दस्ते में आगे कौन था, इससे संबंधित कोई प्रश्न था। तो आप इस चैप्टर को और खासकर हल्दी घाटी वाले युद्ध को जो है बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, है ना। और कौन कौन कितनी बार महाराणा प्रताप को मनाने आया था वगैरह, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, वो सब चैप्टर में है आपके। तो आप आरबीएससी के बुक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सिर्फ इतनी जानकारी दे पा रहे हैं जितना वन लाइनर प्रश्नों में है। इससे आपके क्रॉस चेक होंगे, जितना मैटर जो भी जहाँ से मिले उतना पढ़ना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, अपने खुद के व्यूज़ बनाने चाहिए, है ना। प्रताप के हरावल दस्ते में कौन शामिल था? हकीम का सूरी। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन और थे, तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया? बदायूनी, है ना। उसने माना कि हाँ, महाराणा प्रताप ने जो है बहुत तगड़ा प्रहार किया था। मतलब कि प्रताप के किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से बख्तर व घोड़े से 2 टुकड़े कर दिए? प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से उसके जो जिरा बख्तर था, जो बख्तर बंद होता है, जो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए पहना जाता है, और घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए, वो था बहलोल खां। महाराणा प्रताप की रक्षा किसने अपने प्राण त्यागे? झालावान, है ना। झालावान ने इनका जो था युद्ध का जो मुकुट था और जो ड्रेस थी वो धारण कर ली, ताकि लोगों ने इनको महाराणा प्रताप समझा और महाराणा प्रताप को वहाँ से निकाला, क्योंकि महाराणा प्रताप ही मेन लीडर थे। अगर उनको कुछ हो जाता तो मुगलों का अधिकार हो जाता, तो उन्होंने महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह के लोग होते थे पहले के। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? अक्टूबर 1582 में। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? सुल्तान खान ने। प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसको बनाया? चावंड को। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में, 57 वर्ष की आयु में। पूछा गया है।
प्रताप की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? बारडोली में। प्रताप ने किस वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की? बहुत पढ़े लिखे और गुणी व्यक्ति थे महाराणा प्रताप, तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी वृक्ष आयुर्विज्ञान, इसका नाम था विश्व वल्लभ। संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया? व्यवहार आदर्श। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप के दरबार में थे। चावंड शैली का जन्म किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में हुआ। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार ने 6 राग व 36 रागनियों के चित्र बनाए? निसारुद्दीन ने। अमर सिंह किसका पुत्र था? जोधपुर नरेश गज सिंह का। अमर सिंह राठौर के बारे में बात हो रही है। महाराणा प्रताप का भी जो पुत्र है उसका भी नाम अमर सिंह है। फिर ये जो बात हो रही है जोधपुर नरेश गज सिंह के पुत्र ये थे अमर सिंह राठौर, ठीक है, जो बाद में मुगलों की सेवा में चले गए थे, पर काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो इनके बारे में बुक में आपको काफ़ी पढ़ने को मिलेगा। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया? नागौर। शाहजहां के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? ये थे सलावत खान। दुर्गादास राठौर ने किस राजकुमार की रक्षा की? अजीत सिंह की। मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौर व सिसोदिया गठबंधन किसने करवाया? दुर्गादास राठौर ने। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से किसने भागकर विवाह रचाया? मेवाड़ नरेश राज सिंह ने। दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए हैं? ये थे उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में किस नदी के किनारे दुर्गादास राठौर की छतरी बनी हुई है? शिप्रा नदी के किनारे। डीग किसने बसाया? डीग जो भरतपुर में पड़ता है ना, महाराज बदन सिंह ने बसाया है। भरतपुर शहर किसने बसाया? महाराज सूरजमल ने। किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे से कीमती जवाहरात व सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया था? गोकुल राजाराम। सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाता है? हरावल दस्ता। सेना का पीछे लड़ने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? चंदावल दस्ता। आगे है कला व स्थापत्य। मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिम भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र थे, वो थे गुजरात व राजस्थान। भारत के पश्चिम क्षेत्र में पड़ते हैं गुजरात व राजस्थान, ठीक है। मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र थे बिहार व बंगाल। जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्र शैली क्या कहलाई? पाल शैली, है ना। ताड़पत्र अथवा कागज पर बनाई गई चित्र क्या कहलाए? पोथी चित्र। राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? पश्चिमी भारतीय शैली से, है ना। कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना हुआ है? कुव्वत उल इस्लाम। किस किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है? दिल्ली का लाल किला। जिसने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया, मतलब माना जाता था कि वो उसकी सत्ता भारत में है। वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा परकोटा बना हो उसे क्या कहते हैं? दुर्ग, है ना। कोई किला वगैरह जिसके चारों ओर परकोटा या प्राचीर बनी हुई हो तो उसको दुर्ग की कैटेगरी में माना जाता है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पता ही है कि इसके बारे में तो कहावत भी है, गढ़गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, है ना। तो चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जोधपुर का रणथंभौर का जो दुर्ग है अमेर का जो हुआ करता था सवाईमाधोपुर में, गागरोन का झालावाड़ वाला, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ राजसमंद, जालौर का सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर में, जूनागढ़ का किला बीकानेर में, तारागढ़ का किला बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में भी है ना। बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। हम लोग बाइक से गए थे, आधे रास्ते से वापस आ गए। आमेर का है जयपुर में। बादल महल व अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में, है ना। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है? जालौर दुर्ग में। चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुंभा के द्वारा 1440 से 1448 तक। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 47 फीट। वर्गाकार आकृति में बना हुआ ये 10 फीट ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है। विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें हैं। भारतीय मूर्तियों पर का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ में जब आप जाओगे तो अंदर से जब जाओगे, सीढ़ियों से जाओगे तो हर फ्लोर पे बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है ना इसकी दीवारों पे। यानी दीवारें नहीं है, मूर्तियां ही दीवारें हैं, ये मान सकते हैं आप। तो भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? जयता वो उनके पुत्र नापा। इसके अलावा पोमा, पूजा, भूमि, चूथी वो और बलराज। राजस्थान की प्रमुख चित्रशैलियाँ कौन सी है? मेवाड़ शैली जो कि उदयपुर नाथ द्वारा देवगढ़ चावंड में चलती है ना।
मारवाड़ शैली जो मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्र में है। हाड़ौती शैली कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में। ढूंढान शैली जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी क्षेत्र में। किशनगढ़ शैली अजमेर, किशनगढ़ में है। राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक ग्रंथ कौन से हैं? चोर पंचाशिका व चावंड राजमाला। राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्र शैली का राजस्थान चित्र शैली के रूप में मान्यता किसने दी? राय कृष्ण दास ने। किस युग को राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहा गया है? 17वीं सदी का काल। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन कौन से? मेवाड़ के पूछे हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर में है, जो सास बहू मंदिर नागदा में है, ठीक है। अंबिका मंदिर जगत में है। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर में है। ऋषभ देव का मंदिर उदयपुर में है। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? मारवाड़ की बात हो रही है। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू यानी सिरोही में है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में। किराड़ू के मंदिर इंपॉर्टेंट है बाड़मेर में। ओसिया का मंदिर इंपॉर्टेंट है जोधपुर में। जैसलमेर के जैन मंदिर आदि। शेखावटी वो जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? आभानेरी मंदिर जो दौसा में है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। भंड देवरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बारा में है। अभी रीड 2021 में ये प्रश्न था। कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरा पाटन, जो कि झालावाड़ में पड़ता है। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां कौन सी है? सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली व पटवान की हवेली। मूसी महाराणा की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। एक 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? वो बूंदी में, बूंदी जिले में है। भोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? करौली में। आगे 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। सेठों की छतरी कहाँ पर है? रामगढ़ में। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है? गेटौर में। जसवंत सिंह का धड़ा कहाँ पर है? ये जोधपुर में। ये सब जैसे रचनाएं होती है ना, जैसे कोई भी स्थान, बिल्डिंग, स्मारक, है ना, इस तरह की चीजें हैं। आयड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में। शेखावटी की छतरियों में किन शासकों की छतरियाँ शामिल है? लक्ष्मण सिंह, कल्याण सिंह, देवी सिंह, माधो सिंह, हरदयाल सिंह। शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, है ना। किस स्थान पर महाराजाओं के स्मारक देवलों के नाम से विख्यात है? मंडोर। अगला चैप्टर है भक्ति व सूफी आंदोलन। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? भज। भज से भजन, भज से भक्ति, है ना। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम में रखते थे? काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। ये सब काव्य की श्रेणी में आते हैं ना। दक्षिण भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? घुमक्कड़ी साधुओं को। प्रमुख नयनार संत कौन कौन थे? अयप्पा, सुंदरार, संबर्दर और माणिक्यो सागर। प्रमुख अलवार संत कौन कौन से थे? पेरी अलवार, अंडाल, नम्मालवार, तोंडर, डिप्पोडी अलवार। अलवार संत कौन से होते हैं? नयनार संत कौन से होते हैं? पता होना चाहिए आपको, है ना। इनमें से जो एक संत हैं जो विष्णु भक्ति को ज़्यादा मानते हैं, तो वो अलवार या नयनार होते हैं, आपको बताना है कमेंट्स में। और एक जो है शिव भक्त होते हैं, ठीक है। तो शिव भक्त अलवार होते हैं या नयनार होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नयनार जो होते हैं विष्णु भक्त होते हैं या शिव भक्त होते हैं, ये आपको बताना है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल को कहा जाता है। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए। संत रामानंद के प्रमुख शिष्य थे कबीर, धन्ना, रैदास, पीपा। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तलवंडी, ये पंजाब में पड़ता है, 1469 में। तलवंडी वहाँ वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब का जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पंजाब क्षेत्र भारत में भी है और पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में भी है। तो जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, वो क्षेत्र किस में चला गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाला जो पंजाब क्षेत्र है। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पे लगाया? करतार पर, रावी नदी के किनारे, ठीक है। गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया उसे क्या कहा जाता है? धर्मशाला। धर्मशाला वर्तमान में किस नाम से चर्चित है? गुरुद्वारा। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया? चैतन्य महाप्रभु। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, एकनाथ जी आदि, है ना। पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा है? विट्ठल जी। समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है?
दासबोध आपको पता है, समर्थ गुरु रामदास, ये जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो शिवाजी के गुरु थे, है ना। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे, आ गया समर्थ गुरु रामदास। अगला है, चोखा मेला वो उनके परिवार ने किनसे दीक्षा प्राप्त की थी, संत नामदेव से। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, संत चोखा मेला को। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पे हुई, नारायणा गांव में। मीराबाई किसकी पुत्री थी, मेवाड़ के शासक दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई, है ना। ये जो प्रश्न है ये सारे के सारे लाइन बाय लाइन चैप्टर में से उठाए गए हैं, है ना। इनको आपको एमसीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ये तो सीधे के सीधे डायरेक्ट दिए हुए हैं, है ना। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किनसे मिली, अपने दादा दादी से। मीरा का विवाह किनसे हुआ, भोजराज से, जो कि मेवाड़ से संबंध रखते हैं। किनके देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, वो अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद। ये और साथ में जो ससुर थे राणा सांगा जी, वो इनके पिता रतन सिंह जी, इन सब की मृत्यु होने के बाद ये पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई, रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका में। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, मीराबाई को। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किन नामों से जाना जाता है, गरीब नवाज या ख्वाजा साहब। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है, संगीत को। अगला चैप्टर है लोक संस्कृति। केला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है, करौली में। करौली से 25 किलोमीटर दूर है ये, त्रिकुट पर्वत पे, है ना। केला देवी शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है, लांगुरिया। और यहाँ पे एक लांगुरिया नृत्य भी होता है, ठीक है, जो आप चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। किनका दरबार लांगुरिया नृत्य व गीत के कारण चर्चित है, केला देवी का। केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है, करौली का यदुवंशी राज परिवार। जमवाय माता शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है, जयपुर के जमवा रामगढ़ में। कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है, जमवाय माता या जामवंती माता। करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है, काबा। आपको पता है बीकानेर का जो देशमुख जगह है वहाँ पे करणी माता का मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे चूहे मिलते हैं, है ना, तो उन चूहों को कहा जाता है काबा। चूहों वाली देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, करणी माता। करणी माता के किस नगर की नींव रखी थी, करणी माता ने किस नगर की नींव रखी थी, देशनोक, बीकानेर में पड़ता है ना। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सीकर में। किस देवी का मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया, जीर्ण माता। तरतई माता के उपनाम से कौन विख्यात है, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में। किस देवी की 18 भुजा वाली मूर्ति स्थापित है, त्रिपुरा सुंदरी माता। माँ त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है, श्री चक्र पर। चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, अवनत। धातु से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, धन या घन, है ना। तर से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, तत्। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, सुशीर। अवनत वाद्य यंत्रों में कौन कौन से शामिल है, चंग, भपंग, मादल, नगाड़ा, ढोल, डमरू इत्यादि। ये सारी चीजें जो अवनत हैं। अवनत पता है आपको, है ना, जिनमें चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। और ये घन या धन है, ठीक है। तो इन वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है, मजिरा या खड़ताल व ताशा। तत्व वाद्य यंत्रों में कौन कौन शामिल है, अभी पूछा गया था एक सवाल, है ना, आपको पता है, अभी 2021 में की रीट में पूछा गया एक सवाल। तत्व वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है, इकतारा, सारंगी, रावणहत्ता, दंतुरा और जंतर, है ना। सुशील वाद्य यंत्र में कौन शामिल है, अलगोजा। अलगोजा से संबंधित प्रश्न था शायद, है ना। अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरही, बांसुरी आदि, ठीक है। अलवर के मेयो किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, भपंग को। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते थे, कामड़। राजस्थान के गुर्जर भोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, जंतर। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य कौन सा है, पुंगी। युद्ध में रणभेरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, नगाड़े का। भीलों व गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, मांदल। होली के अवसर पर बजाई जाने वाला एक प्रसिद्ध अवनत वाद्य यंत्र कौन सा है, चंग। बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, गैर। शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, गिद्दड़। धमाल व होली के गीत पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, चंग। अच्छा, गुड। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जालोर का। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य। ये सब प्रश्न आप
जो चैप्टर में देखोगे, बुक में देखोगे, वहाँ से भी आपको क्रॉस चेक करने हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं जगह मिसप्रिंट वगैरह हो जाए। तो आप जितना ज़्यादा इधर उधर से पढ़ोगे, सब जगह से पढ़ोगे, तो उतना ही ज़्यादा आपके जो कई बार चीज़ें जो गलत होती हैं, आप ध्यान देना, जो चीज़ गलत प्रिंट होती है, कोई गलत होती है या तो वो चीज़ फिर हमेशा के लिए याद रह जाती है जब आप उसको ठीक कर लेते हैं, है ना। तो आपको सभी जगह से पढ़ना है और बहुत सारा पढ़ना है, पढ़ते रहिए, खूब तैयारी कीजिए, है ना। अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बमरसिया। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, थाली के कोर पर नृत्य, ये सभी किस नृत्य की पहचान है? ये भवाई नृत्य उदयपुर का। गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र के भीलों में। राजस्थान की सपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। राजस्थान की किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यह है कालबेलिया। तो मित्रों, ये थे आपके जो क्लास 7 की जो हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर में से लाइन बाय लाइन प्रश्न। और आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, इनको क्रॉस चेक कीजिए, पढ़िए, 2-3 बार सुनिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए। हमारा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और फ्री स्टडी मटेरियल की जानकारी आपको देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, बने रहिए।